1975 भारत, एक ऐसा समय जब लोग खुलकर बोलते थे, अखबारों में सच्चाई छपती थी और जनता अपने सवालों के जवाब मांगती थी। लेकिन फिर सब कुछ अचानक थम गया। 25 जून की वो रात जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से एक हस्ताक्षर करवाया, इमरजेंसी का आदेश। सरकारी रेडियो पर सुबह सुबह घोषणा हुई, देश की सुरक्षा के लिए आपातकाल लागू किया जा रहा है। पर यह इमरजेंसी सिर्फ बाहरी खतरों के लिए नहीं थी, असली कारण था अंदर से उभरता विरोध। जयप्रकाश नारायण की रैली, पटना की भीड़, संपूर्ण क्रांति के नारे। जयप्रकाश नारायण ने खुलकर इंदिरा गांधी की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने जनता से अपील की, सरकार का विरोध करो पर शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन सरकार को यह आंदोलन सत्ता के लिए खतरा लगा। 25 जून की आधी रात को जैसे लोकतंत्र को नींद में गिरफ्तार कर लिया गया। कई बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, सभी को उठा लिया गया। कोई वारंट नहीं, कोई सुनवाई नहीं। देश में प्रेस पर सेंसरशिप लग गई। रेडियो और टीवी सिर्फ सरकारी बात बताएंगे, ये आदेश आया। मोखा सिर्फ एक इमरजेंसी नहीं थी, ये लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। जब सवाल पूछना इमरजेंसी की कहानी सिर्फ एक डिक्लेरेशन की नहीं थी, ये एक कोर्ट रूम से उठी क्रांति की शुरुआत थी। इंदिरा गांधी की सरकार तब अपने एब्सोल्यूट पावर के शिखर पर थी, लेकिन जून 1975 में एक फैसला आया जिसने सब कुछ हिला दिया। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया। इंदिरा गांधी को इलेक्शन प्रोसेस में मिसयूज ऑफ पावर का दोषी पाया गया। उनका लोकसभा का चुनाव इनवैलिड घोषित कर दिया गया। मतलब देश की प्रधानमंत्री को अब पद छोड़ना पड़ सकता था। ऑपोजिशन लीडर्स को उम्मीद जगी, अब लोकतंत्र जवाब देगा। जयप्रकाश नारायण ने अपील की, इंदिरा गांधी इस्तीफा दें। लेकिन इंदिरा गांधी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और एक पार्ट स्टे मिला। कोर्ट ने कहा, जब तक फाइनल फैसला ना आए वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं डाल सकती, ना डिसीजन साइन कर सकती हैं। यह सिचुएशन अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन चुकी थी। देश के सबसे पावरफुल लीडर के खिलाफ न्यायपालिका का यह निर्णय इंदिरा गांधी के लिए एक ह्यूमिलिएशन था। और यहीं से इमरजेंसी की ग्राउंड वर्क शुरू हुई। कॉन्स्टिट्यूशन को बेंड किया गया। इमरजेंसी डिक्लेरेशन के कुछ ही दिनों बाद इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में 39वां अमेंडमेंट पास कराया, रेट्रोएक्टिवली। मतलब उन्होंने एक ऐसा कानून पास करवाया जो ये कहता था कि प्रधानमंत्री के इलेक्शन को कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। ये एक साफ मैसेज था, जो हुआ वो खत्म और जो होगा वो अब सत्ता तय करेगी। अब रबर स्टैंप बन गई थी। इमरजेंसी में आर्टिकल 352 के तहत एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिल चुकी थी। अब संसद में बहस नहीं होती, केवल अप्रूवल दिए जाते। लॉज मिडनाइट में पास होते, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर के लिए ट्विस्ट किया जा रहा था और विपक्ष जेल में था। देश का लोकतंत्र अब सिर्फ कागज पर जिंदा था। और यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक फैसले से, जिसने सत्ता को चैलेंज किया और सत्ता ने पूरा सिस्टम ही बदल डाला। 25 जून 1975 की वो रात जब देश सोया था और लोकतंत्र को बंद दरवाजे के पीछे जंजीरों में कैद कर दिया गया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देर रात एक फाइल साइन करने के लिए जगाया गया। उस फाइल पर लिखा था, द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या? क्या किसी युद्ध का ऐलान हुआ था? नहीं, ना कोई बॉर्डर पार हमला, ना कोई विदेशी घुसपैठ। फिर असल में ये आंतरिक गड़बड़ी कोई बाहरी हमला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक असहमति की आवाजें थीं। प्रदर्शन हो रहे थे, लोग सड़कों पर सवाल पूछ रहे थे और सत्ता को यह बर्दाश्त नहीं था। मिडनाइट 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आकर एक छोटा सा संदेश दिया, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ये देश हित में जरूरी है।
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई संसद चर्चा नहीं, कोई वोटिंग नहीं, सिर्फ एक आदेश और पूरा देश चुप हो गया। उस एक ऐलान के बाद सभी ऑपोजिशन लीडर्स रातों रात गिरफ्तार कर लिए गए। जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. अडवाणी जैसे नेता बिना वारंट जेल भेज दिए गए। 19,000 से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मीसा कानून के तहत उठाया गया। ये अरेस्ट वारंट नहीं थे, ये पॉलिटिकल क्लीन अप ऑर्डर थे। पत्रकारों के लिए टेलीफोन लाइन बंद कर दी गई। प्रेस को कहा गया कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लो। द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेस को पहली बार इतना खुलकर सेंसर्ड किया गया। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर सिर्फ सरकारी बयानों की जगह थी। कोई आलोचना नहीं, कोई विरोध नहीं, सब राष्ट्रहित के नाम पर दबा दिया गया। क्या आप जानते हैं, जब बीबीसी ने भारत में इमरजेंसी की न्यूज चलानी चाही तो उन्हें ब्लैकआउट कर दिया गया। बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, क्योंकि अखबारों में सब कुछ सामान्य दिखाया जा रहा था। लेकिन असलियत ये थी कि लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका था। संविधान को एक पेन से चुप करा दिया गया था। 26 जून की सुबह भारत में हर कोई उठा, लेकिन कुछ बदला बदला सा था। स्कूल खुले थे, दफ्तर चल रहे थे, अखबार छपे थे, लेकिन लोकतंत्र गायब था। इसीलिए कहा गया था, भारत तो था पर उसमें जनतंत्र। 1975 में लागू हुआ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या मीसा एक ऐसा कानून था जिसे आज भी लोग काला कानून कहते हैं। इस कानून के तहत बिना वारंट, बिना केस, बिना ट्रायल किसी को भी सीधा जेल भेजा जा सकता था। जी हां, बस एक शक और आप 6 महीने से ज्यादा जेल में बंद रह सकते थे। न वकील, न अदालत, न सुनवाई। इसी मीसा का इस्तेमाल करते हुए जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. अडवाणी समेत हजारों नेताओं, छात्रों और एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया। पुलिस ने रातों रात दरवाजे खटखटाए और लोग गायब हो गए। कई लोग तो कभी लौटे ही नहीं। इस दौरान करीब 1,10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब बात करते हैं प्रेस सेंसरशिप की। इमरजेंसी के दौरान इंडिया में पहली बार प्रेस को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने न्यूज़पेपर एडिटर्स को सीधा आदेश दिया, किसी खबर को छापने से पहले सरकार से अनुमति लो। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, जो तब सिर्फ सरकारी थे, को सरकारी प्रचार तंत्र में बदल दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने 26 जून को अपने फ्रंट पेज पर खाली स्पेस छोड़ दी, सिर्फ विरोध दर्ज करने के लिए। जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी, न्यूज़पेपर्स की इलेक्ट्रिसिटी काटना, प्रिंटिंग रोकना, सब कुछ हुआ। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ उस रात गिर गया था। इंटरनेशनल मीडिया जैसे बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इमरजेंसी की तुलना डिक्टेटरशिप से करनी शुरू कर दी। लेकिन भारत में ब्लैकआउट था, साइलेंस था, डर था। इमरजेंसी का ये चैप्टर शायद सबसे कम पढ़ाया गया हिस्सा है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन था पर लोकतंत्र नहीं, जहां अखबार थे पर सच्चाई नहीं। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, इमरजेंसी का सबसे काला सच। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक अभियान चलाया, जिसे हिस्ट्री में नसबंदी अभियान के नाम से जाना जाता है। टारगेट था हर महीने लाखों लोगों की नसबंदी, और कई लोगों की मौत भी हुई। लेकिन यह सब सिर्फ स्टेरिलाइजेशन तक सीमित नहीं था। इमरजेंसी के दौर में लोगों को घरों से उठा लिया जाता था। कोई एफआईआर नहीं, कोई सवाल नहीं। स्कूल और कॉलेजेस बंद होते रहे, सिविल लिबर्टीज खत्म हो गईं। इमरजेंसी के सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक था मीडिया ब्लैकआउट, साइलेंस एंड सेंसरशिप। 26 जून 1975 के बाद अखबारों को आदेश दे दिया गया, हर खबर सरकार की मंजूरी से ही छपेगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB से पहले अनुमति के बिना कोई संपादक कोई खबर नहीं छाप सकता था। इंडियन एक्सप्रेस ने विरोध में खाली फ्रंट पेज छापा। द स्टेट्समैन ने काले बॉर्डर में समाचार छापे। BBC और फॉरेन जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग से रोक दिया गया, कुछ को निकाला गया, कुछ के वीजा रद्द कर दिए गए। यहां तक कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन सिर्फ वही बोल रहे थे जो सरकार चाहती थी। पब्लिक रैलीज, स्पीचेस, सब पर रोक। पोस्टर्स तक हटवाए गए, स्लोगन्स पेंट कर दिए गए। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसे स्लोगन्स गवर्नमेंट कंट्रोल वॉल्स पर छपे मिले। जब भारत खामोश था तो बाहर की दुनिया इस चुप्पी को देख रही थी।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इंडिया हैज टर्न्ड इट्स बैक ऑन डेमोक्रेसी। बीबीसी ने इमरजेंसी को अ डेमोक्रेसी फ्रोजन इन टाइम बताया। वर्ल्ड लीडर्स जैसे जिमी कार्टर और मार्गरेट थैचर ने भी इसे ओपनली क्रिटिसाइज किया। लेकिन भारत में ये आलोचनाएं लोगों तक पहुंचती ही नहीं थी, क्योंकि सब कुछ बंद था, ब्लैकआउट था। पत्रकारों के टाइपराइटर खामोश थे, रेडियो पर सिर्फ सरकारी भाषण बजता था। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार इंफॉर्मेशन इमरजेंसी में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ। इमरजेंसी के उस दौर में किसी ने सच बोला नहीं, और जिसने बोला उसकी आवाज दबा दी गई। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर से निकलती हैं, जैसे हर दिन। सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन सब कुछ रोज जैसा लग रहा है। लेकिन उसी दिन उन्हीं के दो सिख बॉडीगार्ड्स बीन सिंह और सतवंत सिंह उन्हें बहुत ही करीब से गोलियों से छलनी कर देते हैं। गोली चलती है, पूरे देश में जैसे सन्नाटा छा जाता है। इंदिरा गांधी को तुरंत एम्स ले जाया जाता है, लेकिन जिंदगी की डोर टूट चुकी होती है। में हत्या के बाद सिर्फ मातम नहीं होता, शुरू होता है भारत के इतिहास का सबसे शर्मनाक पल। 1984 के एंटी सिख रायट्स। दिल्ली की गलियों में सिख घरों को चलाया गया, लोगों को ट्रेन से खींचकर बाहर निकाला गया और मार दिया गया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, राजनीति चुप रही और इंसानियत मरती रही। 3 दिन हजारों सिख मारे गए, लाखों बेघर हो गए, और आज तक बहुत से दोषी खुले घूमते हैं। इतिहास कहता है ये बदले की आग थी, लेकिन क्या एक नेता की हत्या का बदला पूरे समुदाय से लेना इंसाफ है? इंदिरा गांधी की मौत ने सिर्फ एक शासन खत्म नहीं किया, उसने भारत के भरोसे और एकता की नींव को हिला दिया। 1986 एक तारीख जो न सिर्फ इतिहास में दर्ज है, बल्कि करोड़ों दिलों में एक जख्म बनकर आज भी जिंदा है। इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, 1984 के दंगे हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है, क्या वो सच था? क्या इमरजेंसी वाकई नेसेसरी इविल थी? क्या मीडिया की आवाज को दबाकर देश को बचाया गया, या सत्ता को? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था, या राजनीतिक मजबूरी का नतीजा? भिंद्रनवाले को पहले कांग्रेस ने ही इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था, फिर उसे खतरा बना दिया गया। तो क्या वो मॉन्स्टर बनाया गया था, या पहले से था? 1984 के दंगों के दोषियों में से ज्यादातर आजाद हैं, तो क्या इंसाफ सिर्फ एक किताब का शब्द है? इतिहास हमें वो दिखाता है जो लिखा गया है, पर जो छुपाया गया, क्या वो कभी सच बन पाएगा? इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 रायट्स, तीनों एक चेन थे। सत्ता, धर्म और जनता के बीच की टकराहट। तो सवाल अब भी बाकी है, क्या जो हमने पढ़ा, सुना और मान लिया वो सच था, या लिखा हुआ झूठ?